की ओर से मैं आप सभी का आज की हमारी इस बेहद खास चर्चा में मैं स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है 94,000 शिक्षक भर्ती नियोजन जो अटका हुआ है वो। आज की चर्चा बेहद खास इसीलिए है क्योंकि आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं वो सारी की सारी इस भर्ती की महिला अभ्यर्थी हैं। आपने बेरोजगारी के आंदोलन के बारे में सुना होगा। रोजगार के सवाल पे काफी बहस होती रहती है, काफी चर्चाएं चलती रहती है, चुनाव का कई बार मुद्दा भी बन जाता है। लेकिन इन सभी बहसों के बीच, आवाजों के बीच महिलाओं के रोजगार का जो सवाल है, महिलाएं क्या परेशानी झेलती हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं दब जाते हैं, कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। तो इसी चीज पर बात करने के लिए, इसी बात को उजागर करने के लिए इस कार्यक्रम को हमने आज रखा है। कई बार ट्विटर ट्रेंड होते हैं, कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, तो कई महिलाएं इनमें भाग नहीं ले पाती क्योंकि कई बार उनके पास खुद का फोन नहीं होता। वो अपने पिता पर, अपने पति पर, अपने भाई पर निर्भर होती है फोन के लिए। तो कई बार उनकी आवाज लोगों तक पहुंच नहीं पाती और इसीलिए वाइफर्स की ये पहल है कि हम महिला अभ्यर्थियों की आवाज देश के सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये इसी पहल का एक प्रयास है। हम हमेशा कहते हैं बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी, उसका परिवार सारी मुश्किलों से लड़के समाज का सामना करके बेटी पढ़ लेती है, वो परीक्षा पास करती है, वो क्वालिफाइड हो जाती है, उसके बाद भी जब बेटी को नौकरी नहीं मिल पाती, जब हमारा समाज, हमारी सरकारें वैसी बेटियों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे पाती, तो उस समय में हम क्या बोले, उन बेटियों की कहानी क्या है, वही आज हम जानने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो 94,000 शिक्षक भर्ती नियोजन है, उनकी जो महिला अभ्यर्थी हैं वो जुड़ी हैं। आज हम उन्हीं की कहानियां सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और जानेंगे कि वे क्या परेशानियों का सामना करती हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले प्रिया जी हैं जो इस पूरे एग्जाम के बारे में कि क्या बात, शायद हमें पता चलेगा कि ये किसी एक अभ्यर्थी की या किसी एक परीक्षा की बात नहीं है, ये किसी एक भर्ती की बात नहीं है, ये पूरे ऐसे एक समाज की बात है कि जो बेटी पढ़ लिख जाने के बाद भी उसको क्वालिफाइड होने के बाद भी एक नौकरी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा। तो हम शुरू करते हैं। मैं प्रिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, अपना माइक अनम्यूट करें और जो हमारे साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जिनको इस परीक्षा के बारे में नहीं पता, उनको संक्षिप्त में 1 मिनट 2 मिनट में ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको समझा जी मैम नमस्कार। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं सबको नमस्कार। मैम मैं अपनी कहानी साझा करना चाह रही हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मिडिल क्लास की बात तो आपको पता ही है। और मेरा 3 साल का बेटा, उसको लेके मैंने बीएड किया। किसी तरह से बीएड हुआ क्योंकि मैं अकेले रहती थी अपने बच्चे के साथ, मुझे बहुत दिक्कत होता था। मैंने किसी को अपने साथ था जो कि सुप्रिया जी, आप हमें सुन पा रहे हो? हेलो, सॉरी मैम, पता नहीं क्या हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था शायद। जी, वो इंटरनेट का थोड़ा रहता है। सुप्रिया जी, मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा बता दें कि ये भर्ती कब से निकली थी, क्या बात है ना? जी जी मैम, ये भर्ती मैम 2017 में आई थी और 18 में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम वगैरह था, तो इस वजह से लगा कि 19 में मतलब हो जाएगा फाइनल, ऐसा लग रहा था हम लोगों को। हम लोग बहुत आस लगा के बैठे थे कि इतना तकलीफ से पढ़े हैं। और मैम मैंने एमपी से किया है बीएड, तो इस वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दूसरे स्टेट में तो नौकरी मिलती नहीं है, तो हम जाएंगे अपने स्टेट में फाइट करेंगे। तो इसके बाद ये वैकेंसी निकली 17 में, फिर 18 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद से मैम हम लोग देख ही रहे हैं
फॉर्म डाल चुके हैं, सब हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लगभग कह सकती हैं कि 90-95% मतलब पूरी हो चुकी है ये प्रक्रिया। सिर्फ ये करना है, ज्वाइनिंग लेटर देना है कैंप लगा के, उसके लिए इन लोगों ने ऐसे लटका के रखा है। और हम लोग एकदम ऐसे घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, ये सब का शिकार हो रहे हैं मैम। एक मैं ही नहीं, कितनी भी लड़कियां हैं, सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, सब महिलाएं एक दूसरे के दर्द को बखूबी जानती हैं, सबके साथ समस्या है, लेकिन ये सरकार तो सुनना नहीं है। जी जी, तो 2019 में ये सब हो जाना चाहिए था, आपको ज्वाइनिंग, आपको नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन तब से आप संघर्ष ही कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सुप्रिया जी। ये ब्रीफ टाइमलाइन थी हमारे उन दर्शकों के लिए जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो इस विषय के बारे में नहीं जानते। अभी जितनी भी हमारी साथी हैं, पहले सुप्रिया जी ही अपनी कहानी बताए और फिर बारी बारी से सारी साथी जो हमारी हैं वो अपनी कहानी बताए कि पहले तो पढ़ाई करने में उन क्या क्या दिक्कतें आई, और जब उन सभी दिक्कतों का सामना करके उन्होंने पढ़ाई की, क्वालिफाई हुई, तो उसके बाद जब ऐसा हो रहा है तो अभी उनकी क्या स्थिति है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रही है। जी सुप्रिया जी। जी मैम, थैंक यू। मैं रोहतास जिले से आती हूँ, मेरा नाम सुप्रिया प्रीतम है। मैम मैंने बीएड किया, बहुत मुश्किलों का सामना करके हमने बीएड किया। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा 3 साल का बेबी था, क्लास जाने में भी परेशानी होता था। हालांकि घर वाले तो एग्री थे ही नहीं कि मुझे ग्वालियर भेजा जाए, लेकिन मैंने बड़ी जिद करके मैं ग्वालियर चली गई कि नहीं, मुझे जाना है। मेरे जो ससुर जी थे, मेरे घर के जो लोग थे, सास ससुर और मेरे देवर, 6 महीने तक गुस्से में मेरे से बात नहीं किए मेरे ग्वालियर जाने की वजह से। मैंने किसी तरह से उन सारी बातों का सामना किया, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं था। मेरा बच्चा, जब मैं कोचिंग जाती थी, मैं 1 बजे आती थी तो मेरा बच्चा ब्रश किए नहीं रहता था। मैं आती थी तो बताता था कि मम्मा मैंने ब्रश नहीं किया। इतने छोटे बच्चे को लेके मैंने इतना स्ट्रगल किया मैम। फिर मैं जब भी एग्जाम देने जाती थी, मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी, क्योंकि कितना दिन आप कहीं छोड़ेंगी। मैं मम्मी के पास भी 2-3 महीने छोड़ी तो फिर मुझे नहीं रहा जाता था, फिर मैं रोती रहती थी कि मैं कैसे रहूंगी, ऐसे करके फिर मैं ले गई उसको। तो एग्जाम देने जाती तो उसको लेके जाती, तो वहां मेरी लड़ाई भी हो जाती थी। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते पहुंचते बच्चा क्यों लेके आई, कौन रखेगा बच्चे को ऐसे। फिर मैं मैम बोलती थी ऐसे कि आप मुझे लिख के दे दो सर कि आप बच्चे को आप बाहर कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा कोई ले जाएगा। तो इस तरह से कर करके मैंने एग्जाम दिए। फिर यहाँ 17 में अपनी वैकेंसी आई तो लगा कि अब गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, क्योंकि ये अपना बिहार है और अपने स्टेट में ही इंसान नौकरी मांगने के लिए जाता है। मैम मैंने बहुत मेहनत की, फिर अपने बच्चे को मैंने छोड़ा मेरी मम्मी के पास, फिर मैंने कोचिंग करा और फिर मैंने एग्जाम दिया, मैं क्वालिफाई हुई। और तब से 4 साल से क्या स्थिति है हम लोगों की, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत तकलीफ है मैम, बहुत तकलीफ है। एक तो अपने कारण बच्चे की लाइफ जो है ना वो बर्बाद होती है एक तरह से। जब आप सेटल हो जाएं तब तो कुछ होगा, जब हम ही सेटल नहीं है तो हम बच्चे को कहाँ सेटल करेंगे। हेलो मैम। जी जी, तो पहले तो पढ़ाई करने में दिक्कत, और जब सब मुश्किल का सामना करके आप क्वालिफाई हुई तो उसके बाद भी आपको इस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैम मुझे याद है मैम, मैं अपने हस्बैंड से बहुत जिद करी कि नहीं, मुझे संस्कृत की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जाना है। मैं इलाहाबाद गई और इलाहाबाद जैसे ही गई 1 मंथ हुआ मैं वहाँ पे रही, हॉस्टल में रही मैं वहाँ पे, तो बच्चे को रख नहीं सकती थी। फिर मम्मी के पास छोड़ा मैंने, और जैसे ही 1 मंथ भी नहीं हुआ मुझे कोचिंग करते हुए, तो यहाँ स्टेट का फॉर्म आ गया। और फिर उसके बाद ये फॉर्म जो हम लोगों वाला फिलअप हो रहा था वो फिलअप होने लगा, जो जिला वाइज जो फॉर्म डाला है, जो पंचायत वाइज फॉर्म डाला है। मुझे फिर वहां से आना पड़ा, 2 महीना लगा फॉर्म डालने में। और फॉर्म डालने में अभ्यर्थियों ने किस किस मुश्किल का सामना किया है, सब अपनी अपनी बातों को जरूर रखेंगे। मैं बरसात हो कैसे कैसे जाता था इंसान, और वहाँ पे लोग ये बोलते थे कि नहीं हमको कैंडिडेट चाहिए। कोई कैंडिडेट ऐसा था कि प्रेग्नेंट है वो नहीं जा सकता था, लेकिन नहीं हमको कैंडिडेट चाहिए। मैं अपने एक दीदी का फॉर्म डाल रही थी, उनका फॉर्म नहीं लिया जा रहा था। मैं गई थी इस्लामपुर में, पटना के पास में है कहीं, तो मैं वहां गई थी फर्स्ट बार फॉर्म डालने के लिए।
मैम एक तो ट्रेन से किसी तरह से जर्नी करके गए वहां पे, उन लोगों ने उनका फॉर्म नहीं लिया, मेरा एक्सेप्ट किया, बोला कि जाइए बाहर बोर्ड लगा हुआ है देख लीजिए। तो इतना मुश्किलात का सामना करके हम अभ्यर्थी और इतना परेशान हो रहे हैं, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र देना है। वो क्यों लेट कर रहे हैं मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्यों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मैम कि शिक्षा के प्रति आखिर नीतीश जी के क्या मतलब ये है, मन में भावना है क्या है, अब वही जाने और शिक्षा मंत्री जी ही जाने। मैम मैं अपना एक जो गीत है उसको मैं रखना चाहूंगी आपकी इजाजत हो तो। आप गाएं उससे पहले मैं सभी साथियों को बता दूं कि हमारी जितनी भी महिला अभ्यर्थी है सारी की सारी बहुत ही टैलेंटेड है, और उनमें से जो एक टैलेंट है वो सुप्रिया जी का है, वो बहुत सुंदर गाती हैं। तो आज इसीलिए हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि वो अब अपना जो दर्द है, अपनी जो कहानी है वो गीत के माध्यम से भी हमसे साझा करे। तो सुप्रिया जी। जी सुप्रिया जी, आपका नेटवर्क का कुछ दिक्कत आ रहा है। जी बाकी साथियों ने सुन पा रहे हैं? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। जी अगर सुप्रिया जी हमें सुन पा रही हैं तो सुप्रिया जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो मैम। जी आवाज आ रही है मैम? जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी कि पेनी हा चूड़ी कंगन, कि पेनी हा चूड़ी कंगन और गले में हार सखिया, ए हमार सखिया। काम नहीं करे के में आत्म समान खाती रहिया तू तैयार सखिया, ए हमार सखिया। आत्म से कोई कंप्रो नहीं करना है अपने। पहले भी बेटी के मनमानी, अर्चना जी आपकी आवाज ना वापस से ब्रेक हो रही है। कठिन डगरिया करिया खुशी से पार सखिया, ए हमार सखिया। डिजिटल जोग सखी सब जुड़ के होई जइहा, अपने आपन दर्द बांट के मन के पीड़ा बतइहा। सभी चलावो स्वेटर दी थी, उनको छोड़ना पड़ेगा। सभी चलावो स्वेटर, छोड़ा स्वेटर साल सखिया, ए हमार सखिया। ये हाथ से बेलना धरिया, ये हाथ से। सुप्रिया जी आपकी ना आवाज बीच बीच में कट रही थी, बट जी मैम। जी आवाज है क्या मैम? थोड़ा कट रही थी, बट हम बाकी लोगों की बात सुन के वापस इस पे आएंगे, है ना? जी तो जी क्योंकि अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है और सबकी बात आना, सबकी कहानी आना। जी मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो जो भी साथी बात रखना चाहता है, अर्चना जी, सपना जी, जो भी साथी, तनु जी, है ना, अब सभी लोग बारी बारी से अपनी बात रखें। जी सपना जी। हेलो एवरीवन,
मेरा नाम सपना है, मैं बक्सर जिले से हूँ। मैम, हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा बक्सर रहते थे, मतलब हम मेनली बक्सर के रहने वाले हैं। तो बस हमारा वहाँ पर बस जमीन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इंसान को सरवाइव करने के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए। नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी। मेरे पापा दिल्ली आ गए। दिल्ली में हम सब भी आ गए। हमने मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं पर पढ़े। मैंने 11th तक कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि कंडीशन इस तरीके की नहीं थी कि कोचिंग ली जाए। मेरे पापा यहाँ फ्रूट सेलर है, मतलब कि फलों की रेडी लगाते हैं। हम लोगों की स्थिति इतनी खराब थी कि पापा ने कभी कोचिंग डाला ही नहीं, ना हमने कभी फोर्स किया। बट मैम, पढ़ने का मतलब कि इस तरीके से जुनून था कि पापा की स्थिति देखते थे कि वो कितना मतलब कि कितना कुछ कर रहे हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, वो ठेला लेकर इधर उधर और हम लोगों को करते थे। 11 तक जैसे तैसे पढ़ लिया, मतलब कि हमेशा ही अच्छी रही मैं, अपने स्कूल में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही। उसके बाद फिर 12th में किसी ने मेरे को बोला कि मतलब कि 12th आगे की जो जर्नी होती है वो 12th के बिहाफ पर होती है, तो इसके लिए तुम्हें अच्छी परसेंटेज लेकर आनी पड़ेगी। तो बहुत मतलब कि मैंने घर वालों से बोला, अपने भैया से बोला, अपनी मम्मी से बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम कोचिंग चले जाओ। कोचिंग के लिए पापा मतलब कि सभी कुछ देना होता था, यहाँ पे रेंट वगैरह का सब कुछ था। तो इस वजह से पापा ही एक हैं और बाकी हम 3 भाई बहन हैं, जो मेरे 2 भाई हैं और एक मैं हूँ। तो इतनी मुश्किल होती थी, तो मम्मी ने बोला चलो मैं काम करूंगी। मम्मी भी काम करने के लिए रेडी हो गई, इसलिए ताकि मतलब मैं पढ़ सकूं, मैं कोचिंग ले सकूं। बाद फिर मैंने कोचिंग ली और मैंने अपने स्कूल में मतलब टॉप किया। मेरी 95% थी, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। उसके बाद फिर मुझे मतलब मेरे को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैं 12th के बाद क्या करूंगी। तो मेरी एक टीचर थी, जब मेरा एनुअल फंक्शन हुआ तो उसमें हेलो जी जी मैम, फिर मुझे बुलाया गया। तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी जो जिसे मैं अपना आइडल मानती हूँ, तो वो मेरी पॉलिटिकल की टीचर्स थी। तो उन्होंने मुझे बोला सपना तुम क्या बनोगी। तो मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या बनूंगी, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं था। क्यों, अभी मैं छोटी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम कलेक्टर बनोगी। तो मेरे को कलेक्टर का मतलब भी नहीं पता था कि कलेक्टर का मतलब होता क्या है, क्योंकि मतलब कि तो फिर मैंने मतलब मेरे मुंह से सडनली ये निकल गया कि मैम मुझे आप जैसा बनना है। तो उस वक्त तो मैंने बोल दिया था। फिर बाद में मैं सोचने लगी कि अब करना क्या है, क्योंकि मेरे पापा का ये था कि अब कॉलेज नहीं जाना, बस ठीक है बहुत हो गया, इतनी पढ़ाई काफी है। सोचा अब करना क्या है। मैम की वो तो बोल दिया कि मैम की तरह बनना है, तो वो बनना कैसे। तो मैंने मैम को कॉल किया, मैम ने मुझे नंबर दे रखा था, तो मैंने कॉल दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे कैसे 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, तो मैंने सब कुछ बताया। तो मैम ने मेरा फॉर्म डाला। दिल्ली की मोतीबाग डाइट है जो 10 टॉप में आती है, तो उसमें मेरा नाम डाल दिया। वो गवर्नमेंट डाइट थी, तो उसमें क्या होता है, मेघा अंक बनना होता है। तो उसमें मतलब कि ईश्वर का आशीर्वाद था कि उसमें मेरा एडमिशन हो गया। मैम, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये 2 साल का कोर्स है, उसके बाद मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगी। मतलब मुझे नहीं पता था कि अभी मेरी लाइफ अभी शुरू हुई है, अभी ये एंडिंग नहीं है, अभी ये स्टार्टिंग है। मैं बहुत खुश थी। मेरे घर वालों को तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं सच में ही टीचर बन गई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था इतना स्ट्रगल है। हर 3 महीने पे 2100 रुपए फीस देनी पड़ती थी। गवर्नमेंट डाइट थी, हर 3 महीने पे 2100 रुपए फीस देनी पड़ती थी। मेरे पास वो भी पैसा नहीं होता था। तो अब मैं पापा पे बोझ भी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उनका तो ये था कि ठीक है ना, 12th तक पढ़ लिया, अब इतना काफी है, इनफ है। लेकिन अब कुछ देखा था, फिर टीचर्स के बारे में सर्च भी करा। ऐसे होता है, टीजीटी ये होता है, पीआरटी ये होता है, पीजीटी ये होता है, प्रिंसिपल ये होता है, इसके बाद ये होता है, ये होता है, सब कुछ सर्च करा मैम। उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आ गई कि मैं सुबह डाइट तो उसमें भी काम मैंने करा। त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पे मेहंदी भी मैंने लगाई कि कैसे भी करके अर्निंग हो जाए। 2 साल बीत गए। उसके बाद मेरी जैसे तैसे करके बहुत स्ट्रगल के बाद मेरी डीएलएड हुई। डीएलएड में भी मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने डाइट में 3rd पोजीशन पर मैं रही, मतलब सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद मैंने सीटेट भी क्लियर कर लिया। इसके बाद मैम फिर बिहार में 2019 में नोटिफिकेशन आई कि ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, जिससे पीआरटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी की भी वैकेंसी है। तो मैं बिहार पहुंच गई दोबारा अपने भैया के साथ। वहाँ पे भी काफी जान पहचान थी, तो मैं बाइक घूमी। मैं पटना, भोजपुर और बक्सर में मैंने फॉर्म डाला। सिर्फ मैम फॉर्म जिला हर पंचायत की गलियों में जाकर फॉर्म भरना। इंसान ऐसा हो गया था जैसे वो अधमरा हो गया है, बस उसकी सांसें चल रही हैं, शरीर उसके साथ नहीं है। जा जाके इतनी ऐसी गलियां, ऐसा मतलब कि भर भर के इंसान पागल हो गया। जो पैसा खर्च हुआ तो सबका ही हुआ, 20+ तो सबका ही खर्च हुआ है। और उसके बाद भी आज जस की तस यानी 20,000 से भी ज्यादा आपका पैसा खर्च हो चुका है। यस और मैम, इतनी मैं तो स्ट्रगल पटना और में इतनी मेहनत के बाद भी नियुक्ति
क्वालिफाइड होने के बाद भी आप लोगों को Yes, नहीं मैम। मिल पाया? मैम जब प्रोविजनल लिस्ट बन रही थी मेरा मेगा 85 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो मेरे पे कॉल आता था कि आप इतनी लाख दे दो, आप इतनी लाख दे दो, आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग। मैम इवन मेरे से व्हाट्सएप नंबर लेकर मेरे से ये भी पूछा जाता था कि आपका कोई फेक तो नहीं है। तो मैं बिना हिचकिचाहट, क्योंकि मैं प्योर थी, मैंने कोई धांधलेबाजी नहीं की थी, इसलिए मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी व्हाट्सएप पे सेंड कर देती थी। उनको मतलब इतना शक होता था मेरे पे। मैं कोई बात नहीं, शक होता है, कोई बात नहीं, आप अपना शक क्लियर कर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी जब वो सब कुछ क्लियर कर लेते